हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द और शब्द रचना। ठीक है, तो हम जानेंगे शब्द रचना और उसके भेदों के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि शब्द क्या होते हैं। इससे पहले जो हिंदी की क्लास हुई थी आपकी, तो 2 क्लासेस कर चुके हैं हम। हिंदी की में हम कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से एक वर्णमाला, ठीक है, और दूसरी कौन सी, संज्ञा। ये 2 जो क्लासेस हैं ये आपकी कंप्लीट कराई जा चुकी है। आज ये आपकी तीसरी क्लास है। ठीक है, इसका टॉपिक शब्द रचना, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से, ठीक है, परिभाषित किया गया है कि शब्द होते क्या हैं। जैसा कि यहाँ पे एक उसी का एक उदाहरण दिया है कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ध्वनि, वर्णमाला, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें क्या था, वर्णमाला की ध्वनि या फिर अक्षर। ठीक है, या फिर अक्षर जब ये मिलते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन जब ये मिलकर किसी भी ऐसे शब्द का निर्माण करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाँ ना जब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 व्यंजन मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यह इसी को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जब स्वर या व्यंजन, ठीक है, एक साथ मिलते हैं और एक ऐसे शब्द को, ठीक है, ऐसे शब्द की उत्पत्ति करते हैं जिसका कोई अर्थ होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, शब्द होते हैं। नहीं होता है ये भी मैं बताऊंगी ऐसा क्यों मैंने कहा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करेंगे शब्द भेद के बारे में। तो शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के बारे में बात करें तो सार्थक का मतलब हो गया कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर पानी। ठीक है, पानी, तो पानी का अर्थ है, पानी क्या है, जैसे ही पानी हमारे दिमाग में आता तो क्या होता है, ठीक है, हमको पता होता है कि ये कोई द्रव्य है ना। तो ये क्या है, एक सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, जिसका अर्थ है, जिसके बारे में हमको पता है। निरर्थक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शब्द बनते हैं तो जरूरी नहीं कि सबके अर्थ हों। ठीक है, तो उसमें से एक है कि निरर्थक। निरर्थक कौन से हो जाएंगे, इसी पानी को अगर हम उल्टा करके लिखें नीपा, क्या नीपा का कोई अर्थ है, क्या आप जानते हैं नीपा किसे कहते हैं, नहीं। ठीक है, तो पानी का अर्थ है लेकिन नीपा का कोई अर्थ नहीं है, तो जिसका अर्थ है उसे सार्थक कह दिया और जिसका अर्थ नहीं है उसे निरर्थक कह दिया। ठीक है, निरर्थक जरूर है लेकिन इसका भी जो है सेंटेंस में प्रयोग होता है। ठीक है, ये जब हम आगे की क्लासेस करेंगे, आगे की और क्लासेस करें, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक बेसिक नॉलेज, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने वर्णमाला आपको बताया कि वर्ण में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम ये आगे के स्टेप से बढ़ना शुरू किया तो वर्णों से क्या बना, शब्द बने। अब शब्दों के बारे में जानेंगे, है ना। तो अब इससे हम बात करेंगे शब्द किस किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बनावट या फिर रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना या बनावट कहते हैं। जब वर्णों से शब्द की रचना हुई तो ठीक है, इनके कई आधार बांटे गए। ठीक है, जिसमें से एक है कि बनावट या रचना। जब कोई भी वर्ण जो मिल रहा है, ठीक है, वर्ण जो है मेल कर रहे हैं, शब्द बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे शब्दों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जानना होता है कि हम बनावट के आधार पर, मतलब जो शब्द बन रहे हैं या जिन शब्दों की रचना हो रही है उनके आधार पर शब्दों के किस तरह से भेद किए जा सकते हैं। तो यहाँ आप पिक्चर फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, शब्द रचना क्या है, शब्द रचना बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋण होता है, यौगिक होता है और योग ऋण होता है। ठीक है, जानेंगे हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, थोड़ा सा आप सरल शब्दों में ये जानिए कि ऋण शब्द कौन होते हैं, कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो। मतलब कि जैसे कि कोई शब्द यहाँ पे, जैसे कि उदाहरण ले लिया कि चावल, है ना, चावल ले लिया, अगर हमने इसको डिवाइड किया चा प्लस वल, ठीक है, तो क्या चा और वल इसका कोई अर्थ है, क्या इनके खंडों का कोई अर्थ निकलता है, नहीं। तो जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो सीधा सा समझ लीजिए ऋण है।
ठीक है, रूढ़ हैं, ठीक है। वहीं पर ही यौगिक, ठीक है, यौगिक में क्या होगा, इसका उल्टा कर लीजिए। उल्टा क्या, कि जिन योग अर्थात मेल से बना हुआ है, मतलब कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनके जो होते हैं क्या होते हैं, अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ दो शब्द मिले, आग बबूला, ठीक है। वैसे सिंगल शब्दों में अगर देखा जाए तो आग बबूला हो जाना मतलब कि यहाँ पे क्या अर्थ आ रहा है, क्रोध से हो रहा है, ठीक है। क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया, या कह सकते हैं आग बबूला हो गया, है ना। लेकिन जब हम इसको अलग अलग विभाजित करते हैं तो आग अलग हो गई, ठीक है, आग वो है जो जलाई जाती है, ठीक है, और बबूला ये जो है अलग अर्थ हो गया, ठीक है। वैसे ही दूध वाला, ठीक है, दूध और वाला, ठीक है, दोनों ही अलग अलग शब्द हैं जिनके अर्थ हैं, लेकिन जब एक शब्द इसको मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, दूध वाला, यानी कि किसी व्यक्ति की बात की जा रही है जो कि दूध को घर घर पहुंचाता है, ठीक है, या दूध बेचता है, ठीक। अब हम बात करेंगे योग रूढ़ के बारे में। योग रूढ़ क्या होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन जिनका जो अर्थ है वो रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है, मतलब कि वो जो अर्थ देते हैं, जो उनके अर्थ होते हैं, वो अर्थ उन शब्दों के वैसे अर्थ ना होते हुए किसी और तरह से वो प्रकट होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बात की जलज, ठीक है, या फिर दशानन। तो दशानन जिसके 10 आनन होते हैं ना, 10 आनन वाला, तो उसको क्या कहेंगे, दशानन। लेकिन दशानन और किसे कहा जाता है, दशानन और किसे कहा जाता है, रावण को कहा जाता है ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ अर्थ तो था कि 10 आनन वाला यानी 10 सरों वाला, है ना, लेकिन उसको और क्या कहा जाता है, 10 सर वाला ऐसा कौन सा है, तो वो रावण होता है। ये एक तरह से बहुब्रीहि समास की तरह, ठीक है, योग रूढ़ जो है ये बिहेव करते हैं। मतलब इन शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो अर्थ उस तरह से ना होते हुए किसी अन्य की तरफ, किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य अर्थ की तरफ हमें संकेत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। समझ में आ गया, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अब इनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई उस तरह से जानेंगे कि शब्दों के भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, सॉरी यहाँ 4 लिखा है, 5 होंगे, ठीक है। वैसे मुख्यतः जो होते हैं वो 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। शंकर शब्दों को इसमें जोड़ा कहीं कहीं जाता है और कहीं कहीं नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपके ऑप्शन में एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, तो आपको वहां पर 4 ही लगाकर आना होगा, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में। अब हम बात करेंगे तत्सम के बारे में। तो तत् प्लस सम, ठीक है, तत् प्लस सम यानी कि उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। मतलब कि अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों मतलब जैसे हैं वैसे ही ले लिए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, वायु, माता, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। तद्भव कौन से हो गए शब्द, तो तद्भव शब्द वो हो गए कि मतलब संस्कृत से इनकी उत्पत्ति तो हुई लेकिन ये बीच में प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए, ठीक है, बदलते हुए ये किस तरह से तद्भव रूप में आ गए, मतलब परिवर्तित होकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत में आप देख लीजिए यहाँ पे दिया उज्ज्वल, ठीक है, प्राकृत में इसे कहा गया उज्जवल, और ये तद्भव तक आते आते इसको क्या कहने, इसको उच्चारण क्या लिया जाने लगा, उजला, ठीक है। इसी तरह से कर्पूर, ठीक है, कर्पूर प्राकृत में आया, जब थोड़ा चेंजेस हुआ तो कपूर कहा गया, और जब पूरी तरह से इसमें बदलाव हुआ और तद्भव बन गया तो ये क्या हुआ, कपूर हो गया, ठीक है। तो प्राकृत जो शब्द संस्कृत से लेते हुए प्राकृत से होते हुए आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देशज या देशी शब्द कौन से होते हैं, ठीक है, देशज देश जा यानी कि देश में जन्मा, देशी शब्द जो होते हैं देश में जन्मे होते हैं, ठीक है।
ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाए। मतलब कि जिस क्षेत्र में जिस तरह के शब्द जो होते हैं प्रचलित हो जाते हैं, ठीक है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि थैला, ठीक है, पेट, ये क्या है, देशज शब्द है। इसी तरह से विदेशज या विदेशी या आगत शब्द, ये कौन से होंगे, विदेशज, ठीक है, जो कि विदेश, ठीक है, विदेश में जो शब्द जन्मा हो उसे हम क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। ठीक है, ये सभी उदाहरण जो आपके उठाए गए हैं, ये यहाँ पे उदाहरण जो है ये पीएन पांडे यानी कि पृथ्वीराज पांडे से उठाए गए हैं। ठीक है, और परिभाषाएं जो हैं ये आपकी जो है ये लगभग तीनों जो बुक्स हैं, 3-4 जो भी बुक्स थी मैंने जो आपको बताई थी, ये आपके थंबनेल पे आपको शो हो रही हैं, उन बुक्स से, ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये आपकी परिभाषाएं तैयार की गई हैं। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि एग्जाम्पल्स पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो हैं वहाँ से उदाहरण से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आयोग ने कई बार पूछे हैं। ठीक है, विदेश में जन्मा मतलब कि जैसे कि देश में, हमारे क्षेत्र देश में जन्मा तो उसे देश ही कह दिया। ठीक है, इसी तरह से जो विदेश मतलब बाहर के देशों में जो शब्द जन्मे, ठीक है, और यहाँ प्रचलित हुए, उनको क्या कहा गया, उन्हें विदेशी शब्द कहा गया। विदेशी शब्दों में एक चीज और भी है कि इसमें जो है कुछ शब्द जो थे वो जैसे कि तैसे ही उठा लिए गए थे, जैसे कि ऑर्डर, है ना, जैसे कि ऑर्डर, ठीक, इसके अलावा कंपनी, ठीक है, और कुछ का तद्भवीकरण मतलब कुछ को बदलाव करके अपनाया गया, जैसे कि ऑफिसर, ऑफिसर को और क्या कहा जाता है, तद्भव रूप में अफसर, है ना। अब हम बात करेंगे विदेशी और शब्दों के बारे में। ठीक है, विदेशी शब्दों में जैसे कि जो प्रचलित शब्द हैं, जैसे कि अजीब, ठीक है, ये बहुत ही प्रचलित शब्द है, अजीब, सॉरी अजीब, ठीक है। इसके अलावा अदालत, ठीक है, ये अरबी शब्द हैं जो कि विदेशी शब्द जो हैं ये अरबी भाषा से लिए गए हैं, जो कि यहाँ पर प्रचलित हुए। इसके अलावा अगर फारसी शब्दों में बताएं तो जैसे कि आफत, ठीक है, आराम, ठीक है, जो कि यहाँ पर हिंदी में क्या कहा जाता है, उसे व्यायाम कहा जाता है ना। इसी तरह से ये विदेशी शब्द लिए गए जो कि ये फारसी से लिए गए हैं। जो अब मैं आपको जो बताना चाह रही थी वो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि विदेशज या विदेशी शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द जो हैं ये लिए गए हैं जो मेन अब तक पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आपको पुट किए जाएंगे। बात करते हैं शंकर शब्दों के बारे में। तो शंकर दो भिन्न स्रोतों या भाषाओं से आए हुए शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहता है, शंकर कहा जाता है। जैसे हम बात करें शंकर का, कैसे कि जैसे कि एक शब्द ले लिया हमने छाया, जो कि ये एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, छाया ले लिया और इसमें दार यानी कि एक फारसी शब्द को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, छायादार, है ना, छायादार बन गया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम शंकर कहते हैं। ठीक है, कुछ शब्द जो होते हैं इनके खंड करने पर, ठीक है, इनमें जो जुड़ाव होता है वो अलग अलग भाषाओं या अलग अलग देशों के शब्दों से बना होता है, वो क्या कहलाते हैं, शंकर शब्द कहलाते हैं। मतलब मिक्स भाषाओं से बना हुआ, मतलब मिश्रित भाषाओं से बना हुआ जो शब्द है वो क्या कहलाता है, वो शंकर कहलाता है। अब हम जानेंगे लक्ष्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद जानेंगे। ठीक है, कि उनकी मीनिंग के हिसाब से शब्द के कितने भेद होते हैं। मैंने कई बुक में सर्च किया तो मुझे एक बुक थी एस कुमार, जो कि एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, उनकी बुक में जो ये एक्सप्लेनेशन मिला मुझे कि जब मैंने हरदीप बहारी में देखा तो वहाँ पे दिया था वैविध्य के आधार पर, ठीक है, PN पांडे देखा तो लक्ष्य के आधार पर दिया था, लेकिन एस कुमार ने इसमें ये पूरी तरह से इन्होंने बताया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये दोनों ही जो भेद दिए गए हैं इसके बारे में जाने ज़रूर। क्यों मैंने इसलिए इसको डाला था, क्योंकि जब मैं ये प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने पूरा जब रिसर्च किया तो उसमें ये देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ से भी इस तरह से घुमा के क्वेश्चन जो है ये पुट किए थे, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये दोनों ही तरह से जो भेद हैं ये आपके इसमें डाले हैं। ठीक है।
तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि वाचक या अभिधा शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, अगर हम एक परिभाषा से जाने तो शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं वाचक। अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो जिन शब्दों के अर्थ जो है वो सरलता से समझ में आ जाए, ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ हमें सरलता से समझ में आ जाए वो क्या होते हैं, वो वाचक कहलाते हैं। जैसे कि घर, नगर, ठीक है, सड़क, ये क्या है, ये वाचक होते हैं। लाक्षणिक कौन से होते हैं, तो लाक्षणिक यानी लक्षणा यानी कि जिसमें लक्षण दिखाई देते हो, ठीक है, तो जिनका वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ ना हो के क्या होता है, लाक्षणिक अर्थ जो है वो प्रकट होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर हम कहते हैं कि यह व्यक्ति, ठीक है, जो है गधे के समान मूर्ख है ना, या फिर कहते हैं कि यह व्यक्ति गधा है, तो वहां पे ये कहने का मतलब नहीं होता है कि हम उसको गधे से मतलब वैसे मतलब एक गधा या जानवर की तरह उसको समझ रहे हैं। यहाँ कहने का सेंस ये आता है कि गधा मतलब एक मूर्ख, ठीक है, एक मूर्ख यानी कि एक लक्षण की तरह, ठीक है, इसको संकेत किया गया कि वह व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हमने गधा कहा है, वो क्या है, एक्चुअल में उसे एक जानवर की तरह नहीं, उसे ये कहा जा रहा है कि वो क्या है, वो मूर्ख है। ठीक है, यहाँ गधे का अर्थ क्या निकाला, गधे के समान मूर्ख से निकाला गया है। व्यंजक की बात की जाए तो व्यंजक कौन से होते हैं कि जैसे कि मतलब वे शब्द होते हैं जिनका ना वाच्यार्थ लिया जाता है ना लक्षण, मतलब ना तो ये वाचक जैसे प्रतीत होते हैं ना ही लाक्षणिक जैसे प्रतीत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। जैसे कि कोई चोर है, ठीक है, वो रात में अपने एक साथी से कहता है रात में, ठीक है, कि रात कितनी अंधेरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है रात कितनी अंधेरी मतलब रात की जो है विशेषता नहीं बताई जा रही है, बल्कि ये अर्थ प्रकट हो रहा है कि जो चोर है उसको चोरी करने के लिए, ठीक है, उसको चोरी करने के लिए एक मतलब क्या है, एक शानदार रात मिल गई है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक अच्छा मौका उसे मिल गया है ना। यहाँ पे इसका अर्थ ये आएगा, इसको क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे वैविध्य के आधार पर। ठीक है, विविधता के आधार पर शब्द भेद तो कितने हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। ठीक है, तो एकार्थक जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, मतलब जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वो क्या हो गए, एकार्थक हो गए। जैसे कि गंगा, क्या इसका कोई और अर्थ है, नहीं, पटना। ठीक है, अनेकार्थक, अनेकार्थक कौन से होंगे, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक होते हैं। ठीक है, जिनके अनेक अर्थ हों। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बात कर सकते हैं, उदाहरण जैसे कि कर, ठीक है, कर को हम और क्या कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं, हाथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कर। इसी तरह से अगर एक एग्जाम्पल और तरीके से हम आपको बताएं तो हार। ठीक है, हार क्या होती है, गले की माला भी होती है ना, और हार क्या होती है, हार मतलब पराजय वाली यानी हार जाने वाली। ठीक है, किसी से किसी कंपटीशन में हार जाने वाली हार, ठीक है, या पराजय वाली हार को भी हार कहा जाता है। समझ में आ गया। समानार्थक, समानार्थक मतलब क्या हो गया, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची, पर्यायवाची सॉरी, मतलब जो शब्द, ठीक है, मतलब हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं। ठीक है, समानार्थी यानी कि समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि हमने ले लिया आकाश, उदाहरण यहां ले लिया आकाश। ठीक है, आकाश को और क्या कहेंगे, नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, ये सब एक ही अर्थ है। ठीक है, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब अपोजिट, मतलब इसको और हम क्या कहते हैं, विलोम। यहां से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विलोम तो जिन शब्दों के, ठीक है, अर्थ जो होते हैं उनसे विपरीत होते हैं वो क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। जैसे रात का क्या हो गया विलोम, दिन होगा। ठीक है,
अब हम बात करेंगे रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। तो रूपांतरण के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, विकारी और अविकारी। तो विकारी के बारे में जानेंगे कि लिंग वचन कारक, ठीक है, इनके कारण जिन जिन शब्दों के रूपों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, जहाँ पे परिवर्तन होता है वो क्या होते हैं, विकारी होते हैं। अच्छा, लिंग वचन कारक, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लिंग जैसा कि जानते हैं मेल फीमेल, ठीक है, ठीक है। वचन कारक, कारक कितने तरह के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, जैसे कि मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लीजिए जैसे कि मैं, ठीक है, मैं अपने लिए अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं, ठीक है, मेरी बात हो रही है, मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम, मैं कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको क्या मैं कह रही हूँ, नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, आप, ठीक है, या फिर क्या कहूंगी, तुम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही इंसान अपने अलावा जब दूसरे के बारे में जब बात करने लगता है, ठीक है, जैसे कि उसने मैं के लिए, अपने लिए मैं यूज किया और दूसरे के लिए क्या यूज किया, तुम यूज किया, तो यहाँ क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ना। तो ये जो परिवर्तन होता है इसी क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट अविकारी शब्द हो गया, ठीक है, जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे कि आगे, पीछे, ठीक है, ऊपर, दाएं बाएं, ठीक है, यहाँ वहां, ये सब क्या हो गए, अविकारी। क्या इसमें अगर आप बात करेंगे या हम बात करेंगे, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह के शब्द आएंगे कि आगे देखो, तो क्या आप अगर ये चीज बोलेंगे आगे देखो तो क्या कोई परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। लिंग से क्या कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं। वचन से कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं। कारक के अनुसार कोई परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं। ऊपर जो है वो ऊपर ही कहा जाएगा, पीछे जो है उसे पीछे ही कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। अब विकारी के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के बारे में आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, आगे क्या पढ़ाऊंगी, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में आपको फुल डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। तो संज्ञा एक सिंपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ जान लेते हैं कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। जैसा कि मैंने बताया था आपको, नाम होता है, ठीक है। जितनी भी अब तक की वस्तुएं या व्यक्ति हैं, ठीक है, उन सबके एक नाम होते हैं कोई ना कोई, तो वो जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। हर जगह हम नाम का यूज कर नहीं सकते, जैसे कि रोहन खाना खाता है, खाना खाता है, फिर रोहन घूमने जाता है, ठीक है। रोहन उसके बाद अपना कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। तो क्या ये आपको थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हर जगह पे रोहन 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 तो नहीं कह सकते। रोहन एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको हम क्या लिख सकते हैं, वह। रोहन खाना खाता है और फिर वह घूमने जाता है और वह उसके बाद अपना कार्य करता है ना, इस तरह से बोलेंगे, बिल्कुल। तो जब संज्ञा के जगह पर, ठीक है, किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या हो गया, विशेषण हो गया जब कोई शब्द किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि गाय, ठीक है, गाय कैसी है, काली है, तो काली क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। गाय कैसी है, काली है, तो ये इसकी विशेषता बताइए। क्रिया क्या होती है, ठीक है, जैसे कि दौड़ना, ठीक है, दौड़ना क्या हो गया, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधन, समुच्चय बोधन, ये विस्मयादि बोधन। यहाँ पे मैंने पिक्चर फॉर्म में, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश की है कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के 4 भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधन, संबंध बोधन और विस्मयादि बोधक। अच्छा, अब इनके बारे में हम डिटेलिंग जो है वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। चलिए अब फटाफट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर आधारित जो क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको आंसर कौन सा लगाना है, उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं,
संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से ऋण शब्द, ऋण शब्द कौन सा है, वाचनालय, समतल, विद्यालय या फिर पशु, तो इसका उत्तर हो जाएगा पशु। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें प और सु का क्या कोई अर्थ है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा पशु। ठीक है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग ऋण है। ठीक है, योग ऋण, तो पवित्र, कुशल, विनिमय या फिर जलज, तो उत्तर हो जाएगा हमारा जलज। ठीक है, जलज क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये योग ऋण हो जाएगा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम में आएगा, तद्भव में आएगा, देशज या फिर विदेशी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह एक तत्सम शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी, तो मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विदेशी शब्द है। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो यौगिक कहलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, दूध प्लस वाला। ठीक है, जो शब्द किसी शब्द का सहारा लेने के बाद ही अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, दूध के साथ जब वाला जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, यौगिक शब्द बन जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है लेखक, पुस्तक, विद्या या फिर योगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आंसर ये, ठीक है, विद्यालय होगा। ठीक है, विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी, टाइपिंग एरर है, विद्या प्लस आलय है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें, तो आपको बताना है इसमें तत्सम कौन सा है, पड़ोसी, गोधूम, बहु या फिर सही, तो गेहूं का होता है गोधूम। ठीक है, गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करें, बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुंह क्या हो गया, ये एक तद्भव शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशी या संकर, तो ये शंकर होगा। ठीक है, रेल और गाड़ी मिलकर क्या बन गया, ठीक है, रेल और गाड़ी मिलकर क्या बन गया, रेलगाड़ी। ठीक है, तो ये क्या है, एक शंकर शब्द है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। लोटा शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी, आपको बताना है कि लोटा शब्द कैसा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी देशज है ये। ठीक है, देश में जन्मा, अब क्षेत्र में जन्मा जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, देशज हो जाएगा लोटा शब्द। ठीक, सो थैंक यू क्लास, आपने मुझे जो इतना सपोर्ट और प्यार दिया। ठीक है, ये थे हमारे आज का जो टॉपिक था, होप सो मैं आपको समझा पाई हूँ, मैंने कोशिश जितनी की है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं इसको और बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार आपको यहाँ पर, ठीक है, समझाया जाएगा और सरल भाषा में इसको बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।